हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हमारी इकोनॉमिक की तीसरी क्लास है। जैसे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दे रहा हूं, इसके इतर आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, करा दूंगा। आप हमारे ऑफिशियल नंबर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा द इकोनॉमी लिखकर, आपको पूरी व्हाट्सएप पर पूरी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की यहाँ चर्चा ना करते हैं क्योंकि ये हमारी क्लास है और क्लास में मुझे लगता है कि कहीं किसी भी प्रकार का डिस्कशन बिना वजह का नहीं करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। तो जानेंगे, पहली चीज़ें हम क्या चीज़ें जानेंगे, जीडीपी के बारे में। जीडीपी कितने प्रकार के होती हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे जीएनपी क्या है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की अब चर्चा ना करते हुए। सबसे पहली चीज़ें, मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि जैसे अमेरिका में रह रहे लोगों के जीवन का स्तर क्या है, या उनका जीवन कैसा है, या उनके जीवन में कितना अच्छाइयाँ हैं, उनकी स्वास्थ्य यानी कि उनका स्वास्थ्य स्तर कैसा है, उनकी शिक्षा कैसी है, उनकी अन्य मूलभूत आवश्यकताएं जो भी होती हैं वह कैसे हैं। तो मैं आपसे यदि कहूं तो आप कैसे बता पाएंगे कि वो किसी देश के लोगों के जीवन स्तर क्या है। तो उसके लिए अगर किसी देश के अंदर रह रहे लोगों के जीवन स्तर के बारे में हमें जानना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी कि उस देश की राष्ट्रीय आय की गणना करना पड़ेगा। तब हमें पता चल पाएगा कि किस देश के लोग का जीवन स्तर कैसे है दोस्तों। तो कल मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम गणना यानी कि लेखांकन के बारे में कल मैंने आपको बताया था। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में कल मैंने आपको बताया था। आज हम उसके बारे यानी कि उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। और इतना ही नहीं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की कैसे की जाती है उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या महत्व है दोस्तों। पहली चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है, अंतरराष्ट्रीय तुलना करने में यह क्या करता है, हमारी मदद करता है। कैसे, आइए बात करते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट और उस देश के विकास का मापन संभव होता है। किससे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के माध्यम से। और इतना ही नहीं, इसका प्रयोग विभिन्न देशों के लोगों के जीवन स्तर की तुलना करने के लिए भी किया जाता है। जो विभिन्न देश हैं, बहुत सारे देश हैं, एक देश तो है नहीं, विश्व में अनेकों देश हैं, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर की तुलना करने में भी यह मदद करता है। कौन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग दोस्तों। तो पहली चीज़ें क्या महत्व रखता है, अंतर्राष्ट्रीय तुलना में, यानी कि एक देश मतलब जैसे कि भारत और अमेरिका के लोगों के जीवन स्तर कैसा है, अमेरिका के लोगों के जीवन स्तर कैसा है, तो कैसे हमें पता चल पाएगा, उन दोनों देशों की नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी राष्ट्रीय आय की गणना करना पड़ेगा। तब हमें पता चल पाएगा किस देश के लोगों का जीवन कैसा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बातें की जा रही है यहाँ पर कि यह हमें किस में मदद करता है, नीतिगत मूल्यांकन में भी हमारी मदद करता है। कौन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग दोस्तों। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है, हमारी यह भी मदद करता है किसमें, नीतिगत मूल्यांकन में यानी कि पॉलिसी इवैल्यूएशन में। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रीय आय यानी कि राष्ट्रीय आय लेखांकन जो है विशिष्ट आर्थिक उपलब्धियों के बारे में उजागर करता है और विफलताओं के बारे में भी उजागर करता है। देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या करता है, इस चीज़ के भी बारे में बताता है कि हमने आर्थिक रूप से या हमारा देश आर्थिक रूप से कितना सशक्त हुआ है और हमारे देश में आर्थिक रूप से कितनी योजनाएं विफल हुई हैं। इसके बारे में भी यह उजागर करता है। कौन करता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग दोस्तों। दूसरी चीज़ें होती हैं
इस प्रकार यह सरकारी नीतियों के मूल्यांकन में लोगों की मदद भी करता है। कौन करता है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या करता है? सरकारी नीतियों यानी गवर्नमेंट पॉलिसी के मूल्यांकन में, इवैल्यूएशन में लोगों की क्या करता है? मदद भी करता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं वार्षिक बजट। देखो, वार्षिक बजट बनाने में भी यह हमारी सहायता करता है। कौन? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आइए बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। राष्ट्रीय आय का लेखांकन से सरकार को अपने बजटीय नीति को आकार देने में मदद मिलती है। देखो, अगर हम अपने देश की नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी कि अपने देश की इनकम के बारे में यदि हमें पता चल पाएगा तो हम क्या करेंगे? बजट में अपने देश के बजट को नेक्स्ट ईयर यानी नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में उसके आकार में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हमारा इनकम बहुत कम है तो नेक्स्ट ईयर आने वाले हमारा बजट जो होगा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस उसी के एवरेजन में होगा, यानी कि उसी के औसतन में होगा। यदि हमारी इनकम अच्छी होगी तो हम बजट को और अच्छा बढ़ाएंगे और उसका विस्तार कर सकेंगे दोस्तों। दूसरी चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह इतना ही नहीं, आय एवं रोजगार की अनिश्चितता को दूर करने के लिए सरकार क्या करता है? सरकार राष्ट्रीय आय का क्या करता है? लेखांकन यानी कि विश्लेषण करती है दोस्तों। देखो, इतना ही नहीं, दूसरी चीज़ें यह भी कहा जा रहा है कि आय एवं रोजगार की अनिश्चितता, आप जानते हो कि हमारे यहाँ कैसा है, हमारे देश में सभी को समान आय नहीं मिलता, यानी कि सभी को समान इनकम नहीं है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि किसी भी देश में आप चले जाइए, सभी देश में समान आय नहीं है, क्योंकि कोई 2 रुपये कमाता है, कोई 10 रुपये कमाता है, कोई 50 रुपये कमाता है। लेकिन हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही असमानताएं हैं, जैसे कि मात्र 5% या 10% ऐसे लोग हैं जो खरबपति हैं, बाकी 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत ही कम है दोस्तों। दूसरी चीज़ें बात की जाए, रोजगार की भी बात करें तो रोजगार भी हमारे यहाँ बहुत कम है दोस्तों। तो उसी को नेशनल इनकम के माध्यम से सरकार क्या करती है? विश्लेषण करती है और उसी के सापेक्ष क्या करती है? रोजगार प्रदान करती है और आय के कुछ साधन और संसाधन खोज करती है, यानी कि उसका एक रास्ता निकालती है। नेक्स्ट बातें करते हैं उसके आगे। किसी अर्थव्यवस्था में मंदी या मुद्रास्फीति की समस्या को दूर करने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? घाटे या अधिशेष वाला बजट पेश करती है। किसी भी अर्थव्यवस्था, मान लो भारत की ही अर्थव्यवस्था, यहाँ कैसी समस्या है? या तो हो सकता है मंदी हो या मुद्रास्फीति यानी महंगाई हो की समस्या दूर करने के लिए सरकार क्या करती है? 2 प्रकार के बजट पेश करती है, या तो घाटे का बजट पेश करती है या तो अधिशेष यानी कि सरप्लस वाला बजट पेश करती है। तो दोस्तों, बजट में जब आगे पढ़ाऊंगा तो इन सब सारी चीज़ों को फिर से वहाँ पर मैं चर्चा करूँगा, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जाती है किसी देश की आर्थिक संभावनाएं देखने के लिए, कौन सा देश कितना सशक्त है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैसे करते हैं दोस्तों। तो हमारे अर्थशास्त्रियों यानी कि देश की आय की गणना करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट हैं यानी कि जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने 4 प्रकार की अवधारणाएं बनाई हैं। पहली अवधारणा क्या है? जीडीपी। उन्होंने कहा कि आप जीडीपी के माध्यम से किसी देश की नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर सकते हैं, जीएनपी के माध्यम से और एनडीपी के माध्यम से और एनएनपी के माध्यम से आप किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना कुल कितने प्रकार से होती है दोस्तों? जीडीपी के माध्यम से, जीएनपी के माध्यम से, एनडीपी के माध्यम से और एनएनपी के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं कि जीडीपी क्या होती है। तो सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानते ही होंगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। देखो, सकल मतलब होता है कुल दोस्तों। ठीक है, कुल मतलब क्या होता है? टोटल जिसे कहते हैं। तो वही चीज़ें हैं, सकल मतलब कुल घरेलू उत्पाद। किसी देश की अर्थव्यवस्था, मान लो कोई देश है, उसकी सीमा के भीतर की बात की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना है, उस देश के सीमा के भीतर। अब आइए बात करते हैं तकनीकी शब्दों में।
ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि, वो 1 वर्ष भी हो सकता है निश्चित समयावधि में, तिमाही भी हो सकती हैं और अर्धवार्षिक भी हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद उसे कहते हैं जो किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि, जैसे भारत की वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोस्तों, 1 अप्रैल से अब जोड़ा जाएगा और 31 मार्च तक की सभी जितनी भी उत्पादन वस्तुएं, उत्पादित मतलब मैंने आपको समझा दिया, जैसे कि एक पेन है, जो पेन बनी हुई है, तो जितनी भी पेन बनी हुई है और जितनी भी चीज़ें देखो, पेन, फोन, ऑटो कार, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आगे मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार के मूल्य को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और यह किसमें होता है, देखो यह किसी देश की, मान लो भारत देश है, उसके घरेलू सीमा की बात की जाती है, वह चाहे कैसे हो, निवासियों द्वारा हो या गैर निवासियों द्वारा हो या एक फर्मों द्वारा, और वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, मौद्रिक मूल्य होता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया, आप अगर यहाँ पर नहीं भी याद रखते हैं तो आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। लेकिन अभी आप इतनी याद कर सकते हैं, इतनी परिभाषा आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिहाज से इतने में आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसके आगे की कहानी। अब देखो, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए एक जापानी कंपनी द्वारा, देखो एक जापानी कंपनी है के द्वारा भारत में विनिर्मित मतलब काम, मतलब एक तरह से निर्माण करते हैं, कारों को भारत के जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि जापान है, ठीक है, एक देश है जापान जो आप जानते हो। जापान की एक कंपनी है जो कार बनाती है, और कहाँ बनाती है, भारत में बनाती है। तो भारत में जो वह कार बना रही है वह कंपनी, उसको जो वो कार जो बन रही है, उसके जो जब अंतिम रूप से वह कार चलने लायक हो जाएगी, यानी जब वह बिकेगी, तो किसमें आ जाएगा, भारत के जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। ध्यान रखिए आप, भारत के जीडीपी में कौन सी चीज़ें सम्मिलित, चाहे वो विदेशी कंपनी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर भारत में वो निर्माण कर रही है, भारत में कोई कार बना रही है, फ़ोन बना रही है या कोई अन्य वस्तु बना रही है, तो किसमें शामिल किया जाएगा, भारत के जीडीपी में। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि टाटा मोटर्स द्वारा, मान लो टाटा मोटर्स भारत की कंपनी है, लेकिन वह कहाँ पर बना रही है, ब्रिटेन में जागुआर बना रही है, तो भारत के जीडीपी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो भारत के जीडीपी में क्या सम्मिलित किया जाएगा, जो भारतीय लोग हैं, भारतीय कंपनियां जो उत्पादन कर रही हैं, उनके अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाएगा, उसके मूल्यों को सम्मिलित किया जाएगा। और जो विदेशी कंपनियां, भले ही वो विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन भारत में कोई चीज़ भी निर्मित कर रही हैं, तो उसको भी भारत के जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई भारत की कंपनी है, वह किसी अन्य देश में अपना प्रोडक्ट भी निर्मित करती है, तो वह भारत के जीडीपी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, जीडीपी केवल वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन को ही संदर्भित करता है। देखो जीडीपी में केवल एक बात ध्यान रखने वाली बात है, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उत्पादन को ही संदर्भित करता है और किसी अन्य चीज़ को नहीं संदर्भित करता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे मैं और चीज़ें आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से अभी पढ़ते चलिए और यहाँ समझते चलिए, ठीक है। आप यहाँ ध्यान मत लगाइए कि क्या नहीं समझ में आया, आगे सारी चीज़ें मैं लिखा हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बिना समझाए क्लास ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। आप सिर्फ समझते चलिए, यहाँ जो चीज़ें बताए जा रहे, यहाँ वाली चीज़ें यहाँ आप ध्यान करते चलिए। आगे की चीज़ें मैं बताऊँगा, जो यहाँ के भी कुछ पॉइंट है वो आगे एक तरह से डिनोट किया गया है, ठीक है।
इसमें केवल पूर्ण या अंतिम वस्तुओं को इसलिए सम्मिलित किया जाता है ताकि वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पाद और अंतिम उत्पादों की दोहरी या तिहरी गणना से बचा जा सके। जैसे मैं आपको समझाने का अब यहाँ प्रयास करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक कार है, ठीक है। मान लो एक कार है और उस कार को बनाना है, ठीक है। जब इस कार को बनाया जाएगा तो आप क्या समझ रहे हैं कि कार सीधा डायरेक्ट बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसमें बहुत सारे जैसे टायर लगेगा, ठीक है, और इसमें बहुत सारे टूल्स लगेंगे, बहुत सारे चीज़ें इसमें लगती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? मध्यवर्ती में आ जाएंगी दोस्तों। एक किस वस्तु में आ जाएंगी? मध्यवर्ती में आ जाएंगी। और इसमें क्या होता है कि यह कार बनाने में मध्यवर्ती में आ जाएगा, इसलिए कार को अंतिम रूप से यहाँ जोड़ा जाता है, यानी कि इसका पैसा पे किया जा चुका है। अगर मान लो यहाँ एक बार जोड़ लिया गया, फिर कार बन गई, फिर जोड़ लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दोहरी गणना हो जाएगी। इसीलिए अंतिम वस्तुओं की मान्य होती है। अंतिम सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मान्य होती है, नहीं वैल्यू होती है, बस दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। समझ में आया कि नहीं? यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बताइएगा, मैं आपको फिर से इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर और अच्छी तरीके से समझाया गया है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए बात की जाए तो जैसे इसमें क्या कहा गया है कि उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल्स के मूल्य में पहले से ही उसके विनिर्माण हेतु उपयोग में लाए जाने वाले इस्पात, कांच, रबड़ और अन्य घटकों के मूल्य को क्या कर दिया जाता है? सम्मिलित होते हैं पहले से ही। जैसे कि अब आइए मैं आपको समझाने का यहाँ प्रयास करता हूँ, ठीक है। अंतिम वस्तु क्या होता है? अंतिम उत्पाद क्या होता है? फाइनल आउटपुट क्या होता है? इसका अर्थ होता है अंतिम उपभोग के लिए क्रय की गई वस्तु एवं सेवाएं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आप क्या करते हैं, फ़ोन को अंतिम रूप में आपको मिलता है, ना कि फ़ोन की बैटरी अलग से आपको मिलती है, ना आपके उसमें के जो चिप वगैरह लगती है, कैमरे के जो टूल्स लगते हैं वो अलग से मिलते हैं। आप किस रूप में करते हैं? जो वस्तुएं आप अंतिम रूप से प्रयोग करेंगे वो किस में उपयोग किया जाएगा, किस में ऐड ऑन किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद में दोस्तों, जो चीज़ें आप अंतिम रूप से उपभोग करेंगे। आइए बात करते हैं इसकी आगे की कहानी, अभी और समझ में आ जाएगा। देखो, मध्यवर्ती वस्तुएं और एवं उत्पादन के कारक या कच्चा माल जो होता है, किसी अन्य उत्पाद के उत्पादन में इनपुट या आगत कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त उत्पाद को मध्यवर्ती श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फ़ोन बनाना है तो मध्यवर्ती उसकी कौन कौन सी वस्तुएं हो जाएंगी? जैसे बैटरी हो गई, ये मध्यवर्ती में आ जाएगा। अगर उसी बैटरी को मान लो उस बैटरी से, देखो अब वो बैटरी अभी तो मध्यवर्ती है, कैसे? जब तक फ़ोन नहीं बनेगा तब तक वह मध्यवर्ती है, लेकिन अगर उसके पहले उस बैटरी का आप लाइट जलाने के लिए काम करते हैं तो वह अंतिम बन गई, ठीक है। जो व्यक्ति जिस रूप में उसे प्रयोग करेगा उस रूप में वह अंतिम होगा, अगर वह अंतिम के रूप में है तो। जैसे कोई वस्तु का निर्माण, जैसे फ़ोन का निर्माण किया जाएगा तो अंतिम नहीं होगा, यह मध्यवर्ती में आएगा। अगर उसी बैटरी का उपयोग हम सीधा क्या करते हैं, लाइटिंग जलाने के लिए काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा? यह हमारा अंतिम हो जाएगा। लेकिन फ़ोन बनाने के काम के लिए बैटरी है तो वह मध्यवर्ती में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा हम करते क्यों हैं दोस्तों? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें दोहरी गणना ना करना पड़े। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दोहरी तिहरी गणना ना करना पड़े, डबल काउंटिंग ना करना पड़े। नेक्स्ट आइए बात करते हैं उसके आगे की। देखो यहाँ पर मैंने और भी समझाने का प्रयास किया है, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और लिया हूँ, ठीक है। जैसे बेकरी में ब्रेड बनाने में प्रयोग में आने वाला आटा माध्यमिक वस्तु होता है। देखो ब्रेड बेकरी में क्या होता है सॉरी दोस्तों, जैसे बेकरी में ब्रेड बनाने में प्रयोग में आने वाला आटा माध्यमिक वस्तु है, जबकि घर में रोटी बनाने में प्रयोग में आने वाला आटा जो होगा अंतिम वस्तु के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। देखो जब बेकरी में ब्रेड बनाने का प्रयोग किया जा रहा है तो वही आटा किस में आ गया? माध्यमिक वस्तु में। लेकिन अगर वही आटे का प्रयोग आप रोटी बनाने के उपयोग में कर रहे हैं तो किस में आ गया?
अंतिम उपभोग यानी कि अंतिम वस्तु के रूप में। अब मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में ना आया होगा अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में। आई होप कि आपको अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, फिर से मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा अंतिम वस्तु और सेवाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि जीडीपी कितने प्रकार की होती हैं। जो दोस्तों, जीडीपी के दो माध्यम हैं, यानी कि जीडीपी के दो प्रकार हैं, एक सांकेतिक जीडीपी और दूसरा है वास्तविक जीडीपी। सांकेतिक जीडीपी को क्या कहा जाता है? नॉमिनल जीडीपी। और वास्तविक जीडीपी को क्या कहा जाता है? रियल जीडीपी। दोस्तों आइए बात करते हैं सांकेतिक जीडीपी क्या होते हैं। सांकेतिक जीडीपी का से तात्पर्य होता है जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना चालू वर्ष की कीमतों पर यानी करंट ईयर प्राइस पर की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है, सांकेतिक जीडीपी कहा जाता है। सांकेतिक जीडीपी क्या होता है? जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना कब की जाती है? करंट ईयर प्राइस पर, जो वर्ष चल रहा है उसी वर्ष के चालू वर्ष में यदि कीमतों का, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जा रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सांकेतिक जीडीपी, यानी कि सांकेतिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है दोस्तों? नॉमिनल जीडीपी वह होती है जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना हम कब करते हैं? चालू वर्ष की कीमतों पर करते हैं, यानी कि करंट ईयर प्राइस पर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सांकेतिक जीडीपी कहा जाता है। आइए आगे बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है। नेक्स्ट बात की जा रही है रियल जीडीपी, जिसे आप बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी क्या होता है? जब वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य की गणना क्या करते हैं? एक आधार वर्ष यानी किसी आधार वर्ष यानी कि एक बेस ईयर की कीमतों पर की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। वास्तविक जीडीपी क्या होती है? जब हम किसी वस्तु एवं सेवाओं की मूल्य की गणना का आधार क्या मानते हैं? एक आधार वर्ष ले लेते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? वास्तविक जीडीपी। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखो, आधार वर्ष जैसे चालू वर्ष वाला क्या था, एक नॉमिनल जीडीपी क्या था, जैसे कि अभी मान लो 2018 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो इसी के आधार पर यानी कि इसी करंट ईयर के प्राइस पर ही की वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जा रही है। ठीक, लेकिन वास्तविक जीडीपी में क्या होता है? मान लो 2020 चल रहा है, तो वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कब करेंगे? एक आधार वर्ष मान लेते हैं 2018। तो 2018 की तुलना में 2020 की, देखो 2020 की तुलना में 2018 में क्या परिवर्तन हुआ है, वही चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है। तो वास्तविक जीडीपी में क्या होता है? आधार वर्ष पर कीमतों की गणना की जाती है वस्तुओं और सेवाओं की, लेकिन सांकेतिक जीडीपी में क्या होता है? करंट ईयर प्राइस पर यानी कि चालू वित्त वर्ष पर वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। दोस्तों ठीक है, अब आइए बात करते हैं इसके आगे क्या कहा जा रहा है। वास्तविक जीडीपी वस्तुतः जीडीपी की गणना करने का एक बेहतर तरीका माना जाता है। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांकेतिक जीडीपी की तुलना में क्या वास्तविक जीडीपी अच्छा होता है या नहीं, या बेहतर तरीका होता है या नहीं, तो बोलिए हाँ, सांकेतिक जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी जो होती है वो उसकी गणना करने में एक बेहतर तरीका माना जाता है, क्योंकि एक विशेष वर्ष में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण जीडीपी में अचानक उछाल देखा जा सकता है। इसलिए वास्तविक जीडीपी में हमें मुद्रास्फीति और मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन के बावजूद उत्पादन में हुई वास्तविक वृद्धि या कमी को निर्धारित करते हैं। देखो, हम करंट ईयर चल रहा है उस ईयर से हम ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं ले सकते हैं। मान लो हमें गरीबी के बारे में जानना है, देखो मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा हम लीक से हटकर आगे बढ़ते हैं, तब मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। मान लो 2020 चल रहा है, अगर
इसको हम मान लेते हैं सांकेतिक जीडीपी। ठीक है, अगर हम 2020 में इस बात की चर्चा करें कि 2020 में कितनी गरीबी है, तो क्या आप बहुत अच्छा आंकड़ा लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि करंट ईयर में आप नहीं बता पाओगे कितने लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो निम्न वर्ग में हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्ग में हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो उच्च वर्ग में हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2002 की तुलना 2002 से लेकर 2002 से लेकर 2020 तक में कितनी, एक आधार वर्ष ले लेते हैं, यानी कि 2002 से लेकर 2020 तक की कितनी, यानी कि 2002 में जितनी गरीबी थी, क्या 2020 की तुलना में कितनी गरीबी है दोस्तों। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ बाई मिस्टेक हो गया बोलने में। मान लो मैं एक काल्पनिक, ये सब काल्पनिक डेटा है दोस्तों। ठीक है, आपको सांकेतिक जीडीपी में समझ में आ गया होगा। रियल जीडीपी के बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लो गरीबी 2010 का आंकड़ा ले लेता हूँ और 2020 चल रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताइए कि 2020 की तुलना में 2010 में गरीबी कितनी थी, तब आप बहुत अच्छे से बता लेंगे कि 2010 में इतने लोग गरीब थे और इतने लोग निम्न वर्ग में थे, इतने लोग मध्यम वर्ग में थे और उच्च वर्ग में थे, और इतना सुधार आया। यानी कि 2020 में आप बता सकते हैं कि 2010 की तुलना में 2020 में कितना अच्छा सुधार आया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही बात करता, 2020 की ही बात करता कि कितना सुधार आया, कितने लोग गरीब हैं, तो इसको आपको बताने में बहुत ही कठिन समस्या होती है दोस्तों। अब मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूंगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। ठीक है, वही उदाहरण जो मैंने आपको बताया, वही उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी की बात की जाए, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें जीएनपी और जीडीपी में क्या दोनों में कितना संबंध होता है, तो दोनों में एक घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कि दोनों में काफ़ी अच्छा संबंध होता है जीएनपी और जीडीपी में। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है जीएनपी और जीडीपी की अवधारणाएं क्या है, परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, जैसे कि आगे मैंने इसके पहले आपको बताया था। दूसरी चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीडीपी की अवधारणा का अर्थ एक निश्चित समय अवधि में, यहाँ ध्यान रखने वाली बात, देखो भाई यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको जीडीपी तो समझ में आ गया। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया है कि चाहे वो भारतीय कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, अगर भारत में वह प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं तो उसके वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम रूप से गणना की जाएगी। ठीक है, अगर भारतीय कंपनी हो, आप विदेशों में काम कर रही है, तो भारत के जीडीपी में इसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस बात को मैंने आपको बताया था। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, आपको यहाँ कितना परिवर्तन मिलता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनिए और देखिए, जीडीपी की अवधारणा का अर्थ एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमा निवासियों और गैर निवासियों द्वारा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों से होता है। और इस प्रकार देखो, यहाँ ध्यान रखना है, इस प्रकार जीडीपी में उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, पहली चीज़ें ध्यान दिया जाता है। दूसरी चीज़ें यह ध्यान दिया जाता है उत्पादन कहाँ पर हुआ है। ध्यान रखने वाली बात है जीडीपी में क्या ध्यान रखने वाली बात है कि उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है और उत्पादन कहाँ पर हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आपको जीडीपी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं जीएनपी के बारे में। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर जीडीपी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जीएनपी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो जीडीपी में क्या होता है,
एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर निवासियों या गैर निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों से होता है, मूल्यों की गणना की जाती है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि वह उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है और कहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर उत्पादन हुआ है। अब आइए बात करते हैं इसके आगे की बात। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, अब आपको जीएनपी भी समझना है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, जीएनपी आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने बहुत अच्छे से सुन लिया तो मैं जीएनपी और जीडीपी में आपको बहुत अच्छे से समझाने में सफल रहूँगा। ठीक है, दूसरी ओर घरेलू सीमा के भीतर या बाहर देश के निवासियों द्वारा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जीएनपी कहते हैं। देखो यहाँ क्या ध्यान रखने वाली बात है, जीएनपी में क्या होता है, घरेलू सीमा के भीतर चाहे हो रहा उत्पादन या बाहर देश के निवासियों द्वारा, हमारे ही देश के लोग, जैसे टाटा मोटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना, टाटा मोटर्स के बारे में बताया था, चाहे वो विदेशों में, देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे ही लोग जो घरेलू यानी भारत में ही उत्पादन कर रहे हैं, या जो टाटा मोटर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में उत्पादन कर रही है, तो उसको जीएनपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी में वही चीज़ें शामिल किया जाता है जो भारत यानी कि जो देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जीएनपी में देश के चाहे भीतर हो उसको भी शामिल किया जाता है, और देश के बाहर भी जो उत्पादन किया जा रहा है उसको भी शामिल किया जाता है, उसके भी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को शामिल किया जाता है। देखो, देश के बाहर के उत्पादन कौन करेगा, जो हमारे देश के लोग हैं, किसी अन्य देश में किसी प्रकार की कंपनी स्थापित की हुई हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, किसी प्रकार की कंपनी स्थापित किया है। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा, जीएनपी किसे कहते हैं, फिर से एक बार मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी ओर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, घरेलू सीमा के भीतर या बाहर एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को क्या कहा जा रहा है, जीएनपी कहा जा रहा है। इस प्रकार जब भारत के जीएनपी की गणना की जाती है तो इसके अंतर्गत भारत के भीतर तथा विश्व के अन्य देशों में भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों की गणना की जाती है दोस्तों। तो मैंने अभी इसके पहले ही समझा दिया था, लेकिन फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। चाहे वो भारतीय नागरिक हो, देखो, जो चाहे वो भारत में उत्पादन कर रहे हो या कि विश्व के किसी अन्य देश में भी उत्पादन कर रहे हैं वस्तुओं और सेवाओं के, तो उसके कुल मूल्यों की गणना कहाँ पर की जाती है, जीएनपी में की जाती है। लेकिन जीडीपी में सिर्फ घरेलू सीमा में जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका ही गणना किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, बार बार मैंने आपको बता रहा हूँ, इतनी देर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से सरल तरीके से हम इसको समझते हैं। ये हमारे टीम ने कंटेंट बनाया है, आइए देखते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट यूएसए की एक फर्म है, ध्यान से सुनिएगा, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए की एक फर्म है यानी कि एक कंपनी है। जब भारत में कोई कंपनी खोलती है तो उसके उत्पादन का मूल्य भारत के जीडीपी में सम्मिलित किया जाता है। देखो, ध्यान रखने वाली बात है कि जब एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है यूएसए की, और यह एक फर्म है, आप जानते हो, और इसने क्या किया, यदि भारत में एक कंपनी खोलती है तो उसके उत्पादन का मूल्य भारत के जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन भारत के जीएनपी की गणना करते समय इसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह विदेशी कंपनी है, इसलिए यह इसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसी तरह जब इन्फोसिस या टीसीएस जैसे कंपनी भारतीय कंपनियां अमेरिका में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं तो इन सेवाओं का मूल्य भारत के जीडीपी में सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन भारत के जीएनपी की गणना करते समय इसे सम्मिलित किया जाता है दोस्तों।
अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। देखो एक यूएसए की कंपनी है, वो है माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। अगर उसने भारत में अपनी कंपनी खोलती है तो उसके जो वस्तुएं, जो उसने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है, उसके मूल्यों की गणना जीडीपी में की जाएगी, लेकिन जीएनपी में नहीं किया जाएगा। ठीक है। और टीसीएस जैसे कंपनी, अगर वो भारतीय कंपनी, टीसीएस जैसे कंपनी जो भारतीय कंपनी है, अगर उसने अमेरिका में सेवाएं दे रहा है, अमेरिका में सेवाएं दे रही हैं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं, तो उसके अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना जीएनपी में लेकिन किया जाएगा, जीडीपी में नहीं किया जाएगा, लेकिन जीएनपी में किया जाएगा। दूसरी चीज़ें हैं, इस प्रकार जीडीपी जहां उत्पादन होता है उससे संबंधित रखता है, जबकि दूसरी ओर जीएनपी जो होता है, जो उत्पादन करते हैं उससे संबंधित रखता है। आप चाहो तो लास्ट पॉइंट भी याद रखकर अपने आप को समझा सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं। जीडीपी में ध्यान क्या रखा जाता है, जहां उत्पादन किया जा रहा है उसको, वहां की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जा रही है, लेकिन जीएनपी में जो उत्पादन करते हैं, चाहे वह उस देश में उत्पादन कर रहे हों, चाहे वह किसी अन्य देश में उत्पादन कर रहे हैं, उससे संबंधित रखते हैं और उसके अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। दोस्तों एक फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हैं। अगर हमें जीएनपी के बारे में जानना है तो जीडीपी प्लस एनएफआईए यानी कि विदेशों से निवल साधन आय जो होते हैं उनको आप जोड़ देंगे तो आपको जीएनपी के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों आप चाहो तो इस फॉर्मूलों को नहीं भी याद रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि जीडीपी यानी कि वैश्विक स्तर पर सबसे स्वीकार्य संकेतक क्यों? क्योंकि जीडीपी वृद्धि दर यानी कि आर्थिक समृद्धि मापक वस्तुतः किसी राष्ट्र की कल्याणकारी गतिविधियों हेतु एक प्रमुख संकेतक के रूप में काम करती है, या साथ ही यह विकास के कई अन्य मापकों जैसे साक्षरता के बारे में बताती है, यानी कि लिटरेसी के बारे में बताते हैं, स्वास्थ्य यानी हेल्थ की सुविधाएं आदि संकेतकों से संबंधित होती है। दूसरी चीज़ें क्या है, जीडीपी के माध्यम से दूसरी चीज़ें क्या हमें पता चलता है, किस संकेतक के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में यह भी स्पष्टता परिभाषित करता है, इसकी गणना करना अपेक्षाकृत क्या है, जीडीपी की गणना करना सरल होता है जीएनपी की अपेक्षा। ठीक है। दूसरी चीज़ें होती है, यह एक मौद्रिक गणितीय लेखा गणना करती है, इसकी एक स्थापित पद्धति भी विद्यमान है, अस्तः यह एक वस्तुनिष्ठ है और राजनीतिक स्वतंत्रता और जैसे सूचक व्यक्तिनिष्ठ जिन्हें मापना कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप चाहे याद रखिएगा या नहीं, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और आपको यदि कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर।